आज की इस वीडियो में टॉपिक है वो सर्कुलर मोशन है। बेसिकली ये जो टॉपिक है ये A2 का पार्ट है, फिजिक्स के सिलेबस का A2 का। अब आपको नाम से अंदाजा हो रहा होगा एक ऐसा मोशन जो कर्व ट्रैक में कर्व पाथ में मूव कर रहा हो, तभी वो सर्कल बनेगा ना। बस और उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है, कंडीशन होती है कि उसका एक जो डिस्टेंस है फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट रहे। देखिए फॉर एग्जांपल अगर ये सर्कल है, इस पाथ में अगर एक कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो सर्कुलर पाथ मोशन, टेक्निकली जो उसकी मोशन होगी वो सर्कुलर होगी। और अगर उसकी मोशन सर्कुलर है तो एक चीज गौर करें, अगर फिक्स पॉइंट है, लेट्स से मैं सेंटर लेता हूँ, जो उसका डिस्टेंस है फ्रॉम फिक्स पॉइंट वो कांस्टेंट है, चाहे यहाँ पे अगर है वो ये यहाँ पे आ जाए, ये यहाँ पे आ जाए, तो ये जो डिस्टेंस है ये या ये तो कांस्टेंट है। और ये किसके बराबर है? रेडियस के बराबर है। तो सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन क्या होगी फिर? The motion of an object along a curved track such that its distance from fixed point remain constant. और ये फिक्स पॉइंट क्या है? मैंने अभी आपको बताया, ये सेंटर होगा, उस सर्कल का सेंटर होगा ये, ठीक है। और रेडियस, और ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस के बराबर होगा। अब इस टॉपिक के अंदर आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जो बार बार पूछी जाती है एग्जाम में, वो आपको मैं पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद इसकी एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे। ओके, जो सबसे पहली डेफिनेशन आती है इंपॉर्टेंट, वो आती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। और डिस्प्लेसमेंट की तो आपको डेफिनेशन पता है कि वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। लेकिन यहाँ एक एंगुलर, एंगल का वर्ड साथ शामिल हो गया, तो इसको भी साथ कैटर करना है हमने डेफिनेशन के अंदर। तो पहले जरा समझ लें, ये मैंने रिलेट करना है इसको इसके साथ, सर्कुलर मोशन के साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेट्स से मेरे पास ये एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट मूव करता है इन सर्कुलर पाथ, यहाँ तक जाता है वो। अब लेट्स से मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा इस फिगर को, देखिए एक सेक्टर बन गया और ये कुछ एंगल होगा, लेट्स से एंगल मैं अल्फा से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। चलिए ये रेडियस है, ये जो चीज होती है इसको आर्क लेंथ बोलते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट की जाती है। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये वाली एंगल, ये जितना डिस्प्लेस की है ये होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसको डिफाइन किस तरह करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, फिर इसके फॉर्मूला में भी आते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होगी, इट इज द एंगल स्वेप्ट आउट बाय एन आर्क एट सेंटर विद रेडियस, ठीक है। बाय द वे ये भी रेडियस ही होता है, ये वाला भी। तो ये डेफिनेशन आप एग्जाम में लिखेंगे जब भी वो पूछेगा आपसे। अब इसके फॉर्मूला की तरफ आ जाते हैं। यार आप मुझे बताएं, मैथ से आपको एक बात पता होगी कि कोई भी एंगल क्यों बनता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये एंगल बनाऊं, लेट्स से मैं एंगल ये बनाता हूं, ये एंगल है मेरे पास θ1, लेट्स से ये एंगल क्यों बना है? ये एंगल बना है अपने सामने वाली साइड की वजह से। लेट्स से अगर मैं इसको इस साइड को बढ़ा दूं, क्या ये एंगल ही बढ़ गया? आई थिंक θ2 जो है वो θ1 से बड़ा होगा। तो जो भी एंगल बनता है वो टेक्निकली अपने सामने वाली साइड की वजह से बनता है। जितनी साइड वो बड़ी होगी एंगल वो बड़ा होगा। तो यहां पर भी देख लें, आई थिंक अल्फा जितना उतना बड़ा होगा जितना ये एस बड़ा होगा। जितनी ये आर्क लेंथ बड़ी होती जाएगी, ये जो आर्क लेंथ है अल्फा भी उतना बड़ा होता जाएगा। ये कॉमन सेंस की बात है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं आर्क लेंथ, ये जो आर्क लेंथ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बना रहा हूं साइन में, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। अच्छा बाय द वे ये अल्फा का साइन है, ये मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का लगाया है, सो ये कंफ्यूज नहीं हो जाता। आर्क लेंथ रिप्रेजेंट करते हैं एस से, एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लेट्स से अगर मैं यार इसको यहाँ पे थीटा रिप्रेजेंट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, क्योंकि अल्फा ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का भी साइन ऑलमोस्ट सेम है, तो कंफ्यूज ना हो जाए आप। चलें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, यानी कि एंगुलर एंगल, ये जो एंगल है, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है। और आई थिंक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है। आई थिंक यहाँ पे एक चीज कांस्टेंट है, क्या चीज वाला? रेडियस, रेडियस कांस्टेंट रहेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था
डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट रिमेन कांस्टेंट, तो जो डिस्टेंस क्या है, रेडियस, तो जो कांस्टेंट आएगा यहाँ पे वो आएगा r। ये फॉर्मूला आपके पास आ गया। ये फॉर्मूला नहीं आपने भूलना है, s इक्वल टू r थीटा। ये फॉर्मूला मैथ में भी सर्कुलर मेजर के टॉपिक में बहुत यूज होता है, s इक्वल टू r थीटा, और यहाँ पर भी होगा, ठीक है। मैंने आपको डेरिवेशन बता दी थोड़ी सी, जिस तरह ये होता है, डिराइव होता है। बस मैंने यहाँ पे एक चीज की थी, अल्फा को मैंने थीटा से रिप्लेस किया, क्यों? क्योंकि एंगल जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है ये सिमिलर है बिल्कुल इसके, तो मैंने इसलिए यहाँ पे किया कि आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। इसको किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैंने समझाने के लिए अल्फा लिया है, ठीक है। यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो थीटा लेना है आपने, ये रेडियन में लेना है आपने। एंगल को दो यूनिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं ना, एक एंगल को हम दो यूनिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक होता है डिग्री और दूसरा होता है रेडियन। आपके कैलकुलेटर में ऑप्शन होगा, जब आप जाएंगे ना मोड में, तो वहाँ एक रेडियन का ऑप्शन होगा। जब आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पे एंगल जो होगा वो रेडियन में पुट करना है, डिग्री में पुट नहीं करना, वरना आपका आंसर बहुत बड़ा आएगा, ठीक है। वैसे इसको कन्वर्ट करने का तरीका भी होता है, रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन। मैं भी आपको वो भी बताता हूँ किस तरह वो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। व्हाट इज रेडियंस? डिग्री तो आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आप डिग्री को। रेडियन क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लें यार, ये भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में। ओके, तो इसकी डेफिनेशन है रेडियन की, यूनिट ऑफ एंगल स्वेप्ट आउट बाय आर्क एट सेंटर विद रेडियाई सच दैट द आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ये होता है डेफिनेशन है ये इसकी, रेडियंस की, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। ओके, जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वो आती है एंगुलर स्पीड की और एंगुलर वेलोसिटी की। यार स्पीड को किस तरह आप डिफाइन करते हैं? स्पीड को आप हमेशा से डिफाइन करते थे डिस्टेंस पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। अब डिस्टेंस की जगह सिंपली यहाँ पे एंगल का वर्ड आ गया, तो आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे डिफाइन करना है। तो चेंज ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ये ऊपर वाला हो गया, एट सेंटर विद रेडियाई पर यूनिट टाइम, ये नीचे वाला हिस्सा हो गया। तो सिंपली अब आपने यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करना है पर यूनिट टाइम। सिंपली चेंज ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर विद रेडियाई, ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया, पर यूनिट टाइम, ये नीचे वाला। तो इस तरह आप एंगुलर स्पीड को करेंगे डिफाइन। जब भी आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी, आप वर्डिंग कुछ भी कर लें, लेकिन पता चलना चाहिए कि न्यूमिनेटर में आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है या एंगुलर डिस्टेंस है, ठीक है। ओके, इसका सिंबल जो होता है ओमेगा होता है। अब स्पीड है तो ऑब्वियसली स्केलर होगी क्वांटिटी, और ये जो वेलोसिटी होती है तो ये वेक्टर होगी। ये डिफरेंस है दोनों में। और फॉर्मूला क्या होगा इसका? फॉर्मूला इसका कुछ ये होगा, ओमेगा से रिप्रेजेंट करूंगा एंगुलर स्पीड को, यहाँ पे एस से कर देते हैं, यहाँ पे ओमेगा से करूंगा मैं एस से। ओके, एस से तो नहीं, हर वी से करते हैं, एस से हम डिस्प्लेसमेंट को करते हैं। खैर फॉर्मूला आ गया, ओमेगा इज इक्वल टू, मैंने लिखा है चेंज ऑफ एंगल, तो चेंज ऑफ एंगल पर यूनिट टाइम, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास एंगुलर स्पीड का। एंगुलर वेलोसिटी भी सेम चीज़ है, बस वेक्टर आती है तो डायरेक्शन का ख्याल रखना है। अब इसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है, या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सिंपली वही लिखना है आपने, चेंज ऑफ एंगल इन क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्वेप्ट आउट बाय एन आर्क एट सेंटर विद रेडियाई पर यूनिट टाइम। रिलेशनशिप आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, ठीक है। इस पे इंपॉर्टेंट लिख लें आप, एग्जाम में अगर इसका सर्कुलर मोशन का सवाल आएगा तो ये रिलेशनशिप तो आना ही आना है। रिलेशनशिप ना पूछे वो, तो इससे जो डिराइव होके भी मैं फॉर्मूला आपको प्रूव करूंगा, डिराइव करूंगा, वो उस पर वो न्यूमेरिकल जो है वो सेट कर देता है, एग्जाम में आना ही आना है। तो इसलिए इसको प्लीज़ इंपॉर्टेंट लिख लें इस रिलेशनशिप को। अब ये रिलेशनशिप है क्या? ये रिलेशनशिप है लीनियर और एंगुलर स्पीड के दरमियान। ये होती है लीनियर स्पीड, ये होती है लीनियर स्पीड, और ये होती है एंगुलर स्पीड। अब इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप मैंने डिफाइन करना है अभी। पीछे यहाँ पे एक फॉर्मूला डिराइव करके आए थे, एस इज इक्वल टू आर थीटा, ये वाला फॉर्मूला, इसी को यूज करता हूँ मैं। चेंज इन आर इज इक्वल टू आर चेंज इन थीटा। आर तो कांस्टेंट रहता है। ओके, अगर मैं दोनों साइड्स को टाइम पे डिवाइड करूं, आपको पता है किसी भी इक्वेशन को अगर दोनों साइड्स पे सेम क्वांटिटी से सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो उस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह मैं अगर दोनों तरफ टाइम पे डिवाइड कर दूं तो आई थिंक कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोनों तरफ। चलिए चेंज इन टाइम लिख लेते हैं। देख रहे हैं डिस्टेंस ओवर टाइम, तो ये तो वेलोसिटी बन गई, डिस्टेंस ओवर टाइम, लीनियर वेलोसिटी डिस्टेंस ओवर टाइम, तो ये तो बन गई वेलोसिटी, v से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। r ऐसा आ जाएगा। चेंज इन एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओमेगा,
तो ये रिलेशनशिप होता है बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे एक चीज मिस कर गया हूँ, मैं आपको जरा बता देता हूँ, बहुत आपको हेल्प करेगा। मैं अगर कंप्लीट रोटेशन की बात करूँ, फॉर एग्जांपल कंप्लीट रोटेशन की, एक सेकंड, लेट्स से एक कंप्लीट रोटेशन की बात करूँ, ये जो पूरा एंगल होगा ये, ओके, कंप्लीट रोटेशन जो होती है ये 360 डिग्री होती है, ठीक है। और आपको पता होगा 360 डिग्री 2 पाई रेडियंस के बराबर होता है, 2 पाई, 1 पाई 180 के बराबर होता है, तो 2 पाई होगा 360 के बराबर, ठीक है। अब इसको मैं अगर इस फॉर्मूला में मैं पुट करूं और एक नया एक फॉर्मूला डिराइव करूं जो कि बहुत आपको जो कि बहुत आपको हेल्प करेगा, तो वो देखें जरा। ओके, ये देखिए जरा, मैंने यहाँ पे जो थीटा लिया वो लिया 2 पाई। मैं कंसीडर कर रहा हूँ कंप्लीट मोशन को, ठीक है, वन कंप्लीट मोशन को, और मैंने टाइम ले लिया है टी, कैपिटल टी के बराबर, और इसको मैंने इन दोनों को पुट कर दिया इस फॉर्मूला में, ये देखिए 2 पाई ओवर टी। तो एक मेरे पास फॉर्मूला ये बन गया, ये वाला। और आपको पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 ओवर टाइम पीरियड, ठीक है। सो अगर मैं इस फॉर्मूला को दोबारा रीऑर्गेनाइज करूँ, तो इस फॉर्मूला में अगर मैं ये पुट कर दूँ, वो 1 ओवर टी की जगह एफ, ये 1 ओवर टी की जगह, ये टेक्निकली 1 ओवर टी है ना, 1 ओवर टी, इसकी जगह मैं एफ पुट कर दिया मैंने, 2 बाई एफ। तो ये अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी हो तब भी आप एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। पाई की वैल्यू आपको पता है 3.142, 2 कांस्टेंट है, 2 कोएफिशिएंट है, मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, और इस तरह आप तब इस तरह भी निकाल सकते हैं। आपको टाइम पीरियड दिया हो, टाइम पीरियड क्या होता है, एक पूरी मोशन का जो टाइम होता है, वन कंप्लीट मोशन का जो टाइम होता है ना, एक मोशन का, उसको टाइम पीरियड कहते हैं। तो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपको हेल्प करेगा, ठीक है। ओके, जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपको पता है क्या होती है, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। मैं इसका फॉर्मूला लिखूं, क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इसको जरा समझिए कि यहाँ पे सर्कुलर मोशन में, सर्कल रोटेशन में किस तरह वेलोसिटी चेंज होती है पर यूनिट टाइम, क्योंकि वेक्टर डायग्राम भी आ जाती होती है बनाने के लिए, आगे बनाएंगे भी हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अब इस एक्सेलरेशन को मैं रिलेट करता हूँ सर्कुलर मोशन से, कि सर्कुलर मोशन में एक ऑब्जेक्ट जब कर्व पाथ में मूव करता है तो उसकी एक्सेलरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो किस तरह हम उसको निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, और किस तरह उसका उसका रोल क्या है इस सर्कुलर मोशन में, तो वो जरा देख लेते हैं। ओके, मैं यहाँ पे एक कर्व पाथ लेता हूँ। लेट्स से एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस कर्व पाथ में, जो वेलोसिटी होती है तो हमेशा टेंजेंट टू द पाथ होती है, आपको पता है ओ लेवल से। वेलोसिटी हमेशा कर्व पाथ की, सर्कुलर पाथ की टेंजेंट टू द पाथ होती है। आप अगर गौर करें, मैंने जो लेंथ रखी है ये तीन चारों की सेम रखी है, इसका मतलब है जो स्पीड है, स्पीड वो सेम है, ये यूनिफॉर्म कह रहे हैं आप, ठीक है। लेकिन जो वेलोसिटी है वो चेंज कर रही है, क्यों चेंज कर रही है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो वेलोसिटी वेरी कर रही है, ठीक है। अब अगर एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन लिखूं, मैंने क्या लिखा था, चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी तो चेंज कर रही है, लेकिन किस तरह चेंज कर रही है। ओके, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, आई थिंक कांस्टेंट स्पीड, स्पीड तो कांस्टेंट है, यानी कि जो मैग्नीट्यूड है वो तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड टाइम्स चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज कर रही है जिसकी वजह से वेलोसिटी चेंज कर रही है, चेंज इन डायरेक्शन, डिवाइड कर देंगे हम पर यूनिट टाइम से, चेंज इन टाइम या पर यूनिट टाइम कर लें, बात एक ही है। आप हमेशा टाइम को लेते हैं स्टार्टिंग का और एंड का टाइम, अगर स्टार्ट का टाइम 0 से स्टार्ट किया हुआ है फिर तो ऑब्वियसली टी लिखेंगे, लेकिन अगर स्टार्टिंग में कुछ टाइम था तो वो आप फिर फाइनल जो t2 होगा उसमें से माइनस करेंगे उसको, ठीक है। अब इसको फर्दर लिख लेता हूं मैं, आई थिंक एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन हो जाएगी, स्पीड को मैं v से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, चेंज इन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं एंगल थीटा से, ओवर चेंज इन टाइम। ये आ गया मेरे पास एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन। इसको फर्दर मॉडिफाई करूं अगर मैं, तो आप देख रहे हैं कि चेंज इन थीटा ओवर चेंज इन टाइम ये तो ओमेगा होता है, तो फर्दर मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि v इनटू ओमेगा, ये भी फॉर्मूला है। अब यहाँ पे इसको फर्दर मॉडिफाई किया जा सकता है, ये हो गया, चलिए इसको नंबर 1 कर देता हूं मैं, ये नंबर 2 कर ले बेशक आप। इसको अगर फर्दर मॉडिफाई करूं मैं, लेट्स से नंबर 3 एंड नंबर 4 में, आप देख रहे हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा, अगर मैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा यहाँ पे रिप्लेस कर दूं आर v की जगह पे, तो इसको एक्सेलरेशन को मैं फर्दर मॉडिफाई कर सकता हूँ, तो सिंपली v इज इक्वल टू आर ओमेगा में कर रहा हूँ मैं,
ये रिप्लेस कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं, v की जगह r ओमेगा, तो ये हो जाएगा r ओमेगा, v की जगह मैंने r ओमेगा कर दिया, और ये जो ओमेगा ये एसएच आ गया, तो ये बन जाएगा r ओमेगा का स्क्वायर। ये मैंने सब्स्टिट्यूट किया ये इस इक्वेशन में, और ये इक्वेशन कैसे आई थी, चेंज इन थीटा और टाइम ओमेगा से प्लेस हुआ, ये देखें, ठीक है। फर्दर अगर करूं मैं, अब यहाँ ओमेगा भी तो है, यहाँ भी ओमेगा है, यहाँ पे अगर ओमेगा को सब्जेक्ट बना लूं, v ओवर r को कर दूंगा, तो ये हो जाएगा, इसको अगर मैं ये कर दूं, v इज इक्वल टू सॉरी ओमेगा इज इक्वल टू v ओवर r, इसको अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं इसके अंदर, तो ये बन जाएगा एक्सेलरेशन will be equals to v sh आ गया और v ओवर r ये वाला आ गया, ये बन जाएगा v स्क्वायर ओवर r। तो एक्सेलरेशन यहां से भी निकाली जा सकती है। तो देखे ना किस तरह डेरिवेशन हो रही है, ये सारा A2 है, A2 में है ही इस तरह के फॉर्मूलाज, तो प्लीज इनको अंडरस्टैंड करना है किस तरह निकले। आप ये अगर एक याद कर लेना, ये वाला अगर आपको पता हो, ये वाला अगर आपको पता हो, ये सही समझ आ गई इसकी, तो ये वाले निकालने की मुश्किल बात नहीं है, लेकिन ये सब आता है प्रैक्टिस से। और एग्जाम में लेट्स से अगर आपको कोई सवाल आता है और ये वाला फॉर्मूला लेट्स से यूज हो रहा है और आपके दिमाग में ये क्लिक ही नहीं कर रहा, तो फिर तो सवाल तो नहीं अटेम्प्ट होगा, इन फॉर्मूलास को कभी अटेम्प्ट नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर उसने फ्रीक्वेंसी दी हुई है और आपसे एंगुलर वेलोसिटी मांग रहे हैं और आप ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, कभी नहीं होगा आपसे, आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए 2 पाई f। अब आगे बात करूं एक्सेलरेशन, आपको पता है वेक्टर होती है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, जहां पे रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रही होती है उस डायरेक्शन में होती है, और आपको पता है कि ये फोर्स होती है ये इस तरह एक्ट कर रही होती है, तो ये जो एक्सेलरेशन की भी जो डायरेक्शन है वो यही है, फोर्स की भी इधर को है, एक्सेलरेशन की भी इसकी अंदर की तरफ डायरेक्शन, ये जो फिक्स पॉइंट है इस तरफ, ठीक है। अगर आपसे डायरेक्शन पूछ ले तो आप बताएंगे कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है दैट इज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, आई मीन टू द टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द कर्व पाथ एंड टेंजेंट टू द वेलोसिटी, वेलोसिटी की टेंजेंट है या 90 डिग्री है। ओके, यहाँ पे क्विक सा मैं आपको बता दूं रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस। मैं फॉर्मूला पिक करता हूँ, ये s = थीटा। मैं कंप्लीट रोटेशन की बात करूँ, कंप्लीट रोटेशन की, तो आई थिंक अगर ये देखें कंप्लीट रोटेशन की बात करूंगी, कंप्लीट रोटेशन की r क्या s है, r क्या पूरी, ये आई थिंक सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के बराबर होगी, यानी कि 2 पाई r के बराबर होगी, ठीक है। रेडियस sh आ गया, थीटा किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर, मैं यहाँ 360 लिख देता हूँ, ठीक है। आई थिंक ये r से कैंसिल हो गया, 2 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आई थिंक पाई वुड बी इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 2 और पाई आ गया 180 डिग्री के बराबर, तो 1 पाई 180 डिग्री के बराबर होता है। ये वैसे भी आपको पता होगा, मैंने आपको बता दिया किस तरह होता है वैसे, ठीक है, मैंने आपको प्रूव कर दिया पाई 180 की डिग्री के बराबर ही होता है, ठीक है। अब इस रिलेशनशिप को आपने यूज करना है, डिग्री से रेडियन या रेडियन से डिग्री की तरफ जा सकते हैं। अगर आपके पास एंगल डिग्री में है तो रेडियन में भी आ सकते हैं, अगर आपने रेडियन में एंगल और डिग्री में जाना है तो डिग्री में भी जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करूंगा, लेट्स से अगर मैंने 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, 90 डिग्री को मैंने रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो ये एक्सप्रेशन लिखूंगा मैं, 1 पाई बराबर है 180 डिग्री के, तो कितने रेडियन बराबर होंगे 90 डिग्री के, x, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आई थिंक 90 पाई वुड बी इक्वल टू 180 ओवर 180 इनटू x, x मैंने फाइंड करना है, तो 90 ओवर 180 पाई, तो आई थिंक इसको कैंसिल करूं, तो आई थिंक ये बन जाएगा x वुड बी इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो इस तरह देखिए मैंने एक डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, 90 डिग्री इज पाई बाय 2 रेडियंस, ठीक है। सिमिलरली अगर रेडियन में दिया हुआ है, अगेन यही एक्सप्रेशन आप यूज करेंगे और उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 2 पाई बाय 3 है, 2 पाई बाय 3 रेडियंस है मेरे पास, और इसको मैंने अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो किस तरह करूंगा, ये देखें अगेन ये एक्सप्रेशन यूज करूंगा मैं, आई थिंक पाई 1 पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2 पाई बाय 3 किसके बराबर होगा, x के, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको, ये हो जाएगा पाई x इज इक्वल टू आई थिंक 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 3, और ये वाला पाई, ये वाला अगेन पाई से कैंसिल हो जाएगा, आई थिंक 3 1s are 360, तो x आ जाएगा मेरे पास 120 डिग्री। तो इस तरह आप देख लें रेडियन से डिग्री में भी आ सकते हैं।